वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 मैथ्स 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या बोल रहा है, एक डिजिट है जिसके अंदर देखो एक उसने हमें एक नंबर डिजिट दे रखा है जिसके अंदर उसने दो नंबर मिसिंग रखे हैं और वो बोल रहा है कि इन दोनों को रिप्लेस करना है ऐसे नंबर से जो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। मतलब ये जो ऑल ओवर ये कंप्लीट ये जो नंबर है ये ऐसे मतलब ये कंप्लीट इतना नंबर बनना चाहिए कि अगर जब हम इसे डिवाइड करें तो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम सभी को पता है कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। देखो अब चारों ऑप्शन जो भी हमें इसके अंदर गिवन है, इसके अंदर देखो यूनिट डिजिट पे या तो 5 है या 0 है, 5 है 0 है, तो हम कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमें सेकेंडली 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए जिसके अंदर से लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, वो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो नंबर क्या होता है वो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल डिवीजन के थ्रू देखो 4 तो हमें गिवन है और बाकी जो लास्ट 2 नंबर्स हैं वो हमें पेयरिंग के अंदर ही गिवन है। आप पेयरिंग के अंदर ही इसे ले सकते हो और चेक कर सकते हो 8 से। तो 8 5 40, देन क्या बचा 45 डिविजिबल नहीं होगा। अगेन 420, फिर 8 5 40, देन क्या रिमेनिंग बचा आपका रिमाइंडर 20। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 8 कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए आंसर। देन 440, तो 8 5 40, अगेन रिमाइंडर 40, देन ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 0। तो मतलब ये जब हमने इसके अंदर 4 और 0 का पेयर रखा तो ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो हम इसका ऑप्शन नंबर 3 हम 3 को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना रखा है 5000। ठीक है, ये एक आर्टिकल का क्या है मार्क प्राइस है 5000 और हम सबको पता होता है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही गिवन होता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 20% दिया है, 3 बारी उसने उसे उस आर्टिकल के ऊपर डिस्काउंट दिया है। 20% दिया है मतलब उसको 80% का वैल्यू पे बेचा है, 15% दिया है मतलब 85% का वैल्यू, एंड देन 10% मतलब 90% का वैल्यू। ठीक है, अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो मुझे मिलेगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना डिस्काउंट करने के बाद हमने इसे बेचा ही है, तो आफ्टर गिविंग डिस्काउंट्स तो हमें मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस। तो वही उसने पूछा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे पूरा तो 3060, सिंपल कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है द मेजर्स ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो ऑफ 17, 13 और 15। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सम ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, वैसे बहुत छोटी सी बात है, अगर नहीं भी पता तो सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। अब जो उसने तीनों एंगल्स है ये हमें रेशियो में दिया है, मतलब 17x प्लस 13x प्लस 15x, ये किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री। तो 45x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री और x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया। अब देखो उसने क्या पूछा है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 एंगल्स। अब देखो ग्रेटेस्ट 17 और स्मॉलेस्ट कितना है 13, इन दोनों के बीच का उसने हमसे क्या पूछा है एक पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे 17x और 13x को, तो क्या रहेगा 4x, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4, तो 4 4 16, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो वो कहता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम इटसेल्फ। मतलब देखो मेरे पास प्रिंसिपल था, अगर मैंने उसे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो वो कितना बन गया 7p बन गया। ठीक है, यही बोला ना उसने, बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ, वो अपना 7 गुना बन गया। तो आप देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 6p, हमें यही उसके इंटरेस्ट के अंदर गेन हुआ है,
एक तरीके से अगर बोला जाए तो 6P जो है वो उसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट जब होता है तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को प्लस कर दूं तो मेरा टोटल अमाउंट बन जाता है ना। तो वो यही बोल रहा था, प्रिंसिपल था P और फिर वो क्या बन गया 7P। बीच का जो डिफरेंस है वो किसने फिल करा है, सिंपल इंटरेस्ट ने करा है। तो 6P उसको क्या मिला है, उसके अंदर इंटरेस्ट मिला है। व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, उसके अंदर उसने हमें रेट नहीं बताया किस रेट पे हुआ है, इन 14 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया को सॉल्व करते हैं और यहां से पहले हम रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम। टाइम कितना दे रखा है इसने हमें, 14 ईयर्स। 2 3 जा 2 7 जा, P से P कैंसिल, तो हमारे पास रेट का क्या आया, 3 7 जा, ठीक है, हाँ सॉरी, तो हमारे पास यहाँ से रेट आ गया 300 अपॉन में 7%, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन में वो बोलता है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 18 टाइम्स इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसने बोला है कि वो कितने टाइम में 18 गुना हो जाएगा। 18 गुना मतलब P से 18P कब होगा, और उसके अंदर उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 17P, ठीक है। इतनी बात आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे बन रहा है समझ आ गया, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये वाला रहेगा जो अभी हमने कैलकुलेट करा है। अब उसने हमसे कितना क्या पूछा है, किस चीज की डिमांड करी है, हाउ मच टाइम। अब इस बारी में हमें उसका क्या बताना है, टाइम कितना लगा। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 17P इज इक्वल्स टू में P, रेट कितना है 300 अपॉन में 7%, हटाने का 0, वो सॉरी 100 लगा देते हैं, इंटू में टाइम, ठीक है। कैलकुलेट हो जाएगा, 70 P से P कैंसिल, 17 7 जा 119 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में T, कैलकुलेट कर लेंगे तो 39.67। तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया, 39.67, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर उसने क्या कहा है, एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है, ऐसे मैं बना देती हूं, PQR, ठीक है। उसने बोला है S इज अ पॉइंट ऑन साइड QR, एक S यहाँ पे पॉइंट है QR पे, सच दैट PS इज परपेंडिकुलर ऑन QR। PS ऐसे एक परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। जो आपको पता है परपेंडिकुलर किसी भी लाइन पे होता है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखो इसने हमें कुछ भी नहीं बताया ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कुछ नहीं बताया। बस उसने एक हिंट दिया है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो क्या है ये, एक मतलब ये बीच में तो इतना समझ में आ रहा है कि ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं पता, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड को A नाम दिया, B C D और E, ठीक है। देखो मैं इन्हें 2 ट्राइंगल्स बना देती हूँ, एक PSQ और दूसरा PSR, ठीक है। मैंने इन्हें 2 ट्राइंगल्स बना दिया। अभी मैं फर्स्ट PSQ, जब मैं PSQ को सॉल्व करती हूं तो देखो E का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो दोनों के अंदर परपेंडिकुलर कॉमन है तो मैंने परपेंडिकुलर पहले ले लिया। E स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो पहले में तो प्लस होता है, अगर मैं हाइपोटेनियस से करूं ऐसा होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं परपेंडिकुलर के थ्रू कैलकुलेट करती हूँ, मतलब परपेंडिकुलर अपने पास रखा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में फिर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। मैं इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन है। तो E स्क्वायर इज इक्वल्स टू में A स्क्वायर माइनस में C स्क्वायर, और मैं सेकेंड को PSR को कैलकुलेट करेंगे तो E स्क्वायर इज इक्वल्स टू में B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ठीक है। दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन है तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू में B स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं तो सबको पॉजिटिव उसके अंदर कर देते हैं। A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू में B स्क्वायर माइनस में सॉरी माइनस में प्लस में C स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। A क्या है हमारे पास, PQ का स्क्वायर, और D कितना है, SR का स्क्वायर, प्लस B कितना है,
पी आर का स्क्वायर और सी कितना है हमारे पास क्यू एस का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया, दिस वन, ऑप्शन नंबर 4, पी आर क्यू एस, ये इधर चला गया पी आर क्यू एस एंड पी क्यू एस आर, ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो वो कह रहा है एम एंड एन वॉक अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, दोनों एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं। दे स्टार्टेड एट 5 AM, सुबह के 5 बजे इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 5 बजे सुबह के, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। देखो जब भी दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होती है, स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। ठीक है, यही होती है। अब वो कहता है एम एंड एन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर, 2 राउंड पर आवर। मतलब वो कहता है कि एम और एन का जो स्पीड है ये 5 रेशियो और 2 रेशियो के अंदर है। मतलब इतनी देर में ये 1 राउंड पूरा करता है। अब इसको मिनट मान लो, आर मान लो, मैं आर मान लेती हूँ कि 5 की स्पीड से ये 1 घंटा पूरा करता है, ये 2 की स्पीड से। मतलब इनका स्पीड का रेशियो है 5:2। ठीक है, पर आर रिस्पेक्टिवली। वो कहता है हाउ मेनी टाइम्स दे विल क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 AM। मतलब 5 से चलना शुरू करा, कब तक चला, 6:30। तो मतलब टोटल कितना चले ये, 1.5 आवर। ठीक है, वो पूछते हैं 1.5 घंटे के अंदर ये लोग आपस में कितनी बार मिलेंगे। तो 1.5 इंटू में इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 7। तो आंसर विल बी, अब देखो आंसर कितना आया, 10.5। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर इंटीजर का वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रॉपर इंटीजर का वैल्यू। तो वो कितने टाइम्स मिलेंगे आपस में, 10 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर देखो एक कॉन्सेप्ट लगता है ना कि A, B, C एक वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, सपोज C है, ये वर्क कंप्लीट होने से 2 दिन पहले क्या करता है, काम छोड़ देता है। तो हमें बताना होता है कि एंटायर वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। तो हम इस केस में क्या करते थे, जो वो 2 दिन पहले काम छोड़ रहा होता था ना, तो हम क्या करते हैं, उसे 2 दिन तक और काम करा लेते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। उसको बोलते हैं कि भाई तुम 2 दिन तक और काम करो, और फिर जो काम को हम डिवाइड करते हैं वो पूरा 3 लोगों के अंदर ही, मतलब अगर 60 डेज था तो पूरा उसको 3 लोगों के बीच में डिवाइड करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि टाइम, मतलब काम कितने टाइम में एंटायरली कंप्लीट हुआ। बस हम क्या करते हैं, जैसे ये 2 दिन के अगर 2 यूनिट काम कर सकता है, तो अगर 60 यूनिट था तो उसके अंदर 2 दिन उसका टाइम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जो छोड़ने वाला होता है, और फिर उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं 3 लोग के अंदर। ठीक है, मतलब जो भी उनका एफिशिएंसी है, नीचे उसका डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी का सम करके उसे डिवाइड कर देते हैं। बस जो छोड़ रहा होता है ना, और जितने दिन पहले छोड़ रहा होता है, तो उसका एफिशिएंसी, मतलब अगर 2 दिन पहले छोड़ रहा है और उसका एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट वर्क उसके अंदर क्या करते हैं, हम और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन भी। वो बोल रहा है 2 पाइप हैं A और B, ये दोनों फिल कर सकते हैं एक टैंक को 10 मिनट्स और 20 मिनट्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द पाइप C कैन एम्प्टी, अब C कैसा काम करता है, एम्प्टी करता है, मतलब ये नेगेटिव वर्क करता है। C कैन एम्प्टी अ टैंक इन 30 मिनट्स, ये टैंक को 30 मिनट के अंदर एम्प्टी कर देगा। तो देखो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, LCM ले लिया 60, तो रेशियो कितना आया इनके एफिशिएंसी का, 6, 3 और 2 कैसा, नेगेटिव में। ठीक है, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन एट अ टाइम इन द बिगनिंग, तीनों पाइप को हमने एक साथ ओपन करा। हाउएवर पाइप C इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर, देखो वही कि वो काम खत्म होने के 2 मिनट पहले से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम विल द टैंक बी फुल। ठीक है, देखो अब मैंने क्या कहा था कि उसका जो 2 मिनट का काम है या 2 दिन का काम है, उसे हम क्या करते हैं, हम उसे अपना, देखो हमें टोटल वर्क कितना करना था, 60। अब 2 मिनट के अंदर C कितना काम कर लेगा, उसका एफिशिएंसी 2 यूनिट, तो 2 मिनट के अंदर 2 × 2 कितना, 4 यूनिट वो काम करेगा। लेकिन देखो ये काम कैसे करता है, नेगेटिव में करता है। अगर ये पॉजिटिव में करता है तो हम इसे प्लस कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव में काम करता है तो हम इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको माइनस करा तो टोटल वर्क हमारे पास कितना रह गया,
56 यूनिट, ठीक है। अब 56 यूनिट कौन करेगा, ये तीनों मिलके करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें किसी भी पर्सन को या किसी भी पाइप को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, अब तीनों ही मिलके काम करेंगे। तो 6 + 3 9, इन तीनों का एफिशिएंस 6 + 3 और इसका नेगेटिव है तो माइनस करेंगे तो 7, तो डिवाइडेड बाय 7, 7 8 = 56। तो हमारे पास कितना, 8 मिनट के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ये एक पाई चार्ट है डिफरेंट स्टार्टअप के और डिफरेंट सेक्टर में, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप कितने थे, 2910, ठीक है। उसके अंदर पूछता है देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप इन द एजुकेशन एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कितने हो गए, 36%। बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर विल बी 1047, ठीक है। 1047.6 रहेगा आंसर, बट उसने कहा है नेग्लेक्ट द डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल हटा के 1047, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर इसने हमें इनकम दिया है PQR का 10, 12 और 9, और उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो हमें दे दिया उसने 12, 15 और 8। देखो इनकम 10 दिया है और एक्सपेंडिचर उसने कितना दे दिया हमें, 12। तो हम इसका मतलब रेशियो में ही है, तो हम इसको मान लेते हैं इसका इनकम था P का 12, Q का 120 और R का 9, ठीक है। हमने 90, सॉरी, हमने इसे पूरे एंटायर को, इस वाले को टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, और इनका इनकम था, आई एम सॉरी एक्सपेंडिचर लिख दिया है मैंने, इनकम था, और एक्सपेंडिचर का उसने रेशियो हमें दिया है 12, 15 और 8, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। वो कहता है इफ क्यू की बात वो करता है, इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ द इनकम, अगर वो 25% सेव कर रहा है तो वो कितना मतलब खर्च कर देता है, 25 अगर उसका सेविंग है तो 75% उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो 125 का 75% हम निकालेंगे, 4 × 3 तो हमारे पास उसका एक्सपेंडिचर कितना आया, 90 यूनिट। 90 यूनिट का मतलब उसने हमें रेशियो कितना दे रखा है, 90 यूनिट हमने उसका कैलकुलेट करा है एक्सपेंडिचर, बट हमें कितना दे रखा है, 15। तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जो 19 बन जाए, 90 बन जाए 60 से, 15 6 = 90, ठीक है ना। हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास कितना आ रहा है उसका एक्सपेंडिचर 90, बट उसने हमें दे रखा था 15। तो 15 को 90 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 90, इधर भी हम करेंगे 72 और इधर भी करेंगे तो 48, ये हमने इसका एक्सपेंडिचर निकाल दिया, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स, हमसे उसने सेविंग्स का रेशियो पूछा है। देखो सेविंग्स निकाल लेते हैं, माइनस करेंगे तो 28, 20 और 120 और 90 को माइनस करेंगे तो 30, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 42, सिंप्लीफाई करेंगे तो 14:15:21, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसने t का वैल्यू दे दिया तो पुट कर देते हैं, 8/125 प्लस 27/125 प्लस यहाँ पे इंटू में 2/5, ठीक है। तो 2 9 18/25, तो एलसीएम ले लेंगे 125, ये 8 + 27 प्लस में 90, तो 125/125, तो आंसर विल बी 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोला है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, एक 12 नंबर का एवरेज है वो कितना है 48, उसका सम, देखो 12 नंबर का एवरेज अगर 48 है तो सम ऑफ द नंबर्स क्या है 576, ठीक है। फिर वो बोलता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, मतलब टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 12 है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं 12, इसके फर्स्ट 5 नंबर्स का उसने हमें एवरेज दिया है 45, तो उसका सम ऑफ द नंबर्स कितना हो गया 225,
ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर्स, नेक्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज उसने हमें कितना दिया है 52, तो सम ऑफ द नंबर कितना हो गया 208। देखो 5 + 4 कितना हुआ 9, ठीक है, 5 + 4 कितना हुआ 9, और टोटल नंबर हमारे पास कितने थे 12, ठीक है, तो 9 के बाद 10, 11 और 12, 10th नंबर, 11th नंबर और 12th नंबर का एवरेज इसके अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि पहले 5 नंबर, उसके बाद के 4 नंबर, और टोटल नंबर कितने थे 12, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं, अब वो बोलता है इफ द 10th नंबर, अब देखो इसने इस सिचुएशन के अंदर जो भी कंपैरिजन करा है वो 10th नंबर से करा है, जो भी कंपैरिजन उसने करा है 10th नंबर से करा है। अभी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो दिखेगा, तो हम 10th नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो वो क्या कहता है, इफ द 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर, अगर 10th नंबर और 11th नंबर के बीच की बात करें तो वो क्या बोलता है 10th नंबर जो है वो 10 कम है 11th नंबर से, तो यहाँ पे अगर x का मतलब है कि इसके अंदर 10 पॉइंट्स कम है या 10 कम है, तो इधर हम क्या कर देंगे 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड 5 मोर देन द 12th नंबर, और जब 12th की बात करी जाए तो वो बोलता है कि इसके अंदर क्या है 5 नंबर क्या है ज्यादा है, तो हम यहां से x - 5 करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, और नहीं आया तो उसको एक बार और देखना तो समझ में आ जाएगा। फिर फाइनली उसने हमसे क्या पूछा है, देन द एवरेज ऑफ 11th और 12th नंबर का उसने हमसे एवरेज पूछा है। देखो अभी इधर आओ, अब देखो 9 नंबर का जो सम है, 9 नंबर का जो सम है, फर्स्ट 9 नंबर का सम हमारे पास कितना गिवन है 8 5 13 433, ठीक है, 433 हमारे पास 9 नंबर्स का सम है, और टोटल कितना है 576, तो 576 माइनस 433 करेंगे तो हमारे पास कितना आया 143, मतलब 10 11 और प्लस 12, इसका अगर मैं सम करूं तो मेरे पास 143 आ जाएगा। अब 10 11 और 12 का मेरे पास रेशियो है x + 10 + x + x - 5 इज इक्वल्स टू में 143, ठीक है, तो 3x प्लस में 5, ठीक है, 3x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू में 143, 3x इज इक्वल्स टू में 138 और x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 46। देखो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 46। उसने मुझसे एवरेज पूछा है 11th और 12th नंबर का, तो 11th नंबर कितना बन जाएगा 46 + 10 56, और 12th नंबर मेरे पास कितना बन जाएगा 46 - 5 दैट इज 41 और डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल बी दिस 48.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 7, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आप कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर विल बी 48.5, जस्ट अ सेकेंड, 48.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ये उसने क्लासिफिकेशन दिया है 100 स्टूडेंट्स का बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मतलब उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर करें, वो मतलब सिर्फ मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स के दे रखे, कितने मार्क्स उसने स्कोर करें, ठीक है। वो कहता है एटलीस्ट उसे कितने चाहिए मार्क्स 40% मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, किस काम के लिए हायर स्टडीज के लिए। तो वो पूछता है कि कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे हायर स्टडीज के लिए, तो देखो कितने मार्क्स चाहिए 40% मार्क्स, किस में से चाहिए 50 में से, तो 50 का 40% अगर हम कैलकुलेट करेंगे 40%, तो आंसर विल बी 20, तो 20 एंड अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर वो क्या है एलिजिबल हैं टू परसू हायर एजुकेशन। तो कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं 65 स्टूडेंट्स, ये उसने हमसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 में वो क्या बोल रहा है, उसने हमें एक डेटा दिया है 3 डिफरेंट टाइप रेफ्रिजरेटर्स का, ए बी और सी। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर क्लोजेस्ट टू इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर। मतलब जो बी टाइप के रेफ्रिजरेटर गिवन ईयर
11, 12, 13, 14, 15 इसका एवरेज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है और पूछा है कि वो एवरेज किस ईयर के अंदर एवरेज के क्लोज में उसका प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये प्लस करके हमारा कितना आएगा 9500, ठीक है, और कितने साल है 5 साल। तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 1900, ठीक है, एवरेज हमारा कितना आया 1900। उसने यही पूछा था कि कौन से ईयर का प्रोडक्शन 1900 के क्लोज में है, मतलब क्लोजेस्ट है सबसे ज्यादा। तो देखो एक तो ये इसके अंदर सिर्फ 10 कम है एवरेज से और इसके अंदर 10 ज्यादा है एवरेज से, बाकी सब में ज्यादा डिफरेंस है। देखिए इसके अंदर 1000 का डिफरेंस है, इसके अंदर 40, इसके अंदर 60। तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन से 2012 और 2013। सो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर सिलेंडर का उसने हमें हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और एच। ये हमें कितना गिवन है 1760 और हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर वॉल्यूम। तो कर्व सरफेस एरिया से पहले इसका रेडियस पता कर लेते हैं। तो 2 पाई आर एच हमें दिया है 20 इज इक्वल्स टू में 1760। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा 14, ठीक है। फिर फाइनली उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का स्क्वायर इनटू में एच, तो एच इज 20। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 12320। ये इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि राज ने डिवाइड करे हैं 1200 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 2:1:3, ठीक है, अमंग द 3 फ्रेंड्स। द अमाउंट, देखो सबसे पहले तो देखो 1200 को उसने, ठीक है, 200 रेशियो के सम से डिवाइड करा। तो देखो फर्स्ट फ्रेंड का आ गया मल्टीप्लाई में 2 600, सेकेंड फ्रेंड का आया 200 इंटू 1, उसे 1 रेशियो में मिला था, और थर्ड फ्रेंड को किस रेशियो में मिला था 3 के रेशियो में। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। फर्स्ट फ्रेंड को 400 मिले थे, आई एम सॉरी, फर्स्ट फ्रेंड को मैं इरेज कर देती, फर्स्ट फ्रेंड को उसने 400 रुपीज दिए थे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है द अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट। देखो लार्जेस्ट कितना है इसका 3 टाइम्स प्लस एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का 2 टाइम्स। तो 400 प्लस में 1800, तो आंसर इज 2200, सॉरी 2200, जस्ट 2200, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर इसने हमें x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, एलसीएम कर दूं इसका, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 15, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 15। तो डिनोमिनेटर में देखो x स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 15 x, 15 माइनस x तो कितना हो गया, मतलब ये x तो अभी रिमेनिंग था, 15 माइनस x, तो मेरे पास डिनोमिनेटर मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे पास डिनोमिनेटर में रह गया 14x। देखो अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। ये है 7x स्क्वायर प्लस 7। अगर मैं इसमें से 7 कॉमन निकाल दूं, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 और ये बाहर 9x, ठीक है, इतना ही बचा। अगेन में 7x स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैंने यहाँ पे 15x रख दिया माइनस 9x। 15 7 जा 105, x माइनस का 9x और 14x यही रह गया, ठीक है। इसको आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आया 96x अपॉन में 14x, x से x कैंसिल, 2 7 जा और 2 4 जा 8 जा, तो आंसर विल बी 48/7, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उसने बोला है इसके अंदर इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC
और सेकंड ट्राइंगल है DEF, ठीक है। उसके अंदर बोलता है AB किसके इक्वल है, FD के इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल D के इक्वल। अब वो बोलता है दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। देखो अगर कोई भी ट्राइंगल साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से इक्वल होता है, देखो जैसे लिखा है साइड एंगल साइड, मतलब उस एंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स ही क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो ही साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगता है। तो जैसे अगर ये एंगल है तो इसकी दोनों एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड्स ही क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो अगर हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें AC को किसके इक्वल करना पड़ेगा, DE, क्योंकि एंगल हमें ये गिवन है तो इसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स ही हमें लेनी होंगी, इसके अलावा हम तीसरी साइड नहीं ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी ये A एंगल है तो AB, और दूसरी साइड कौन सी होनी चाहिए, AC। तो हमने क्या करा, AC को किसके इक्वल करा, DE के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स किसके इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट थ्रू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए उसने हमें इन द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ सोप्स के बारे में बात कर रही है, सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट मंथ्स। PQRS डिफरेंट कंपनीज हैं और मई जून जुलाई अगस्त का उसने हमें डेटा दे रखा है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है द टोटल नंबर ऑफ सोप्स सोल्ड बाय कंपनी Q एंड S टुगेदर। Q की बात कर रहा है और S की बात कर रहा है टुगेदर इन मई के अंदर उसने बोला है कि Q और S ने टोटल कितने नंबर मतलब कितने सोप्स बेचे हैं। तो पहले मैं Q और S का सम बता देते हैं। Q प्लस S का सम हमारे पास रहेगा 3276, ठीक है। 3276 मई मंथ में Q एंड S ने टुगेदर मतलब जो सेल करा है वो Q एंड S ने इतना करा है 3276। पूछ रहा है इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ सोप्स सोल्ड बाय P इन जुलाई। जुलाई के अंदर P ने कितने सोप सेल करे हैं, P ने करे हैं 1820। तो वो पूछ रहा है कि Q एंड S ने कितने ज्यादा करे हैं P से। कंपैरिजन इन दोनों के बीच में है और किसके बेसिस पे है, P के। उसने पूछा ना P से कितने ज्यादा सेल करें, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1456 अपॉन में 1820 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 80%, ठीक है। तो 80% ज्यादा करे हैं Q एंड S ने सेल एज कंपेयर टू P। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th। तो देखो 28.9 अपॉन में x इज इक्वल्स टू में x अपॉन में 36.1, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। अगर मैंने इसका डेसिमल हटाया, ये 10 इधर गया और इसका 10, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे इसके साथ में 100 आ गया, ठीक है। अभी इसको 100 को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो देखो जो 289 है किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो 17 इंटू 17, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये आपस में, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर, और जो इसके 10 और 10 थे 100, ये 289 किससे मल्टीप्लाई होता, 361 से। देखो x किसके अंदर आ गया, हमारे पास स्क्वायर में आ गया। अब हमें पता है कि इसको अंडर रूट में ले जाना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करें, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, और 361 किसका है, 19 का, तो 19 इंटू में 19, ठीक है। अब x की वैल्यू आएगी तो ये हो गया 17 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 19 अपॉन में 100। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 17 इंटू 19 अपॉन में 10, तो आंसर विल बी 323.32.3, ऑप्शन नंबर 4। देखो इसके अंदर उसने बोला है एक पेमेंट है 120 रुपए की, ठीक है। 120 रुपए पे करे गए हैं विथ 10, 5 और 2 रुपीज कॉइन। देखो
10 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन से हमने कितना पेमेंट करा है 120 रुपीज, अ टोटल ऑफ 25 कॉइन्स। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड करूं तो हमारे पास कितने कॉइन्स गिवन है मेंशन 25 कॉइन्स। ठीक है, उसके अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन, कि उसने 10 रुपी कॉइन्स के कितने कॉइन्स यूज करे हैं। देखो इसके अंदर हम डायरेक्टली तो वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और उसने हमें कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि आप क्या कर सकते हो। तो देखो हमें तो सिर्फ 10 रुपी कॉइन चाहिए, मतलब जो x का वेरिएबल है x के अंदर ही हमने 10 रुपी का कॉइन रखा है। ठीक है, हमें तो सिर्फ इसका ही वैल्यू चाहिए, y और z का हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, z को फिनिश कर देते हैं, इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2x और ये कितना हो जाएगा 50, 25 2 जा 50। तो यहाँ पे कितना आया 8x माइनस करके ये प्लस माइनस 3y, z फिनिश हो गया और इधर कितना रह गया 70 रुपीज रह गया, 70 रह गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम ऑप्शंस पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। देखो पहले अगर मैंने फर्स्ट 10 इसके अंदर पुट करा तो ये कितना हो गया 80 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 70। फिर देखो 3y इज इक्वल्स टू में 70 माइनस 80। जब इसे सॉल्व करूंगी आगे तो मेरी वैल्यू किसके अंदर आ गई, माइनस के अंदर। अगर मैं माइनस के अंदर आ गई, ठीक है, और फिर अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो -10/3 जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, डेसिमल के अंदर मेरा आंसर रहेगा। तो डेसिमल में तो मेरा कोई कॉइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे से मेरा 5 रुपी कॉइन का आ रहा है। ठीक है ना, 5 रुपी कॉइन का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, फिर अगेन मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, दोबारा दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं 4 से। 8 4 जा 24 प्लस 3y, 8 4 जा 32, आई एम सॉरी, 8 4 जा 32, एक सेकेंड। ठीक है, 32 प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 70। तो 3y का मेरा वैल्यू कितना आ गया 38। मैं y को कैलकुलेट करूंगी तो देखो ये कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है, अगेन ये मेरा डेसिमल में जाएगा और डेसिमल में किसी मेरा कॉइन का वैल्यू नहीं आएगा, मुझे प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में ही चाहिए। तो अगेन देखो मैं 8 रखूंगी इसी इक्वेशन में, तो 8 8 जा 64 प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 70, 3y इज इक्वल्स टू में 6। तो यहाँ पे मेरे पास y का वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रहा है। y का वैल्यू कितना आ गया 2। मुझे y का वैल्यू नहीं चाहिए था, y हम सिर्फ इसलिए कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि हमें ये पूरा क्या चाहिए था, एक इंटीजर फॉर्म में। यहाँ पे भी डेसिमल फॉर्म में आ रहा था, यहाँ पे भी डेसिमल फॉर्म में आ रहा था। और अगर आप 6 से कैलकुलेट करोगे तो 6 से भी ये क्या डेसिमल फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक 8 ऐसा था जिसके अंदर हमें y का वैल्यू वो प्रॉपर एक इंटीजर फॉर्म में दे रहा था। तो ऑप्शन नंबर 8 मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा कि 8 10 रुपीज कॉइन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख दूंगी। 2 से मल्टीप्लाई हो गए, मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 से ये मल्टीप्लाई रहेगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 17। तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में ये 2 माइनस हो जाएगा इधर जाके 15। तो कॉट थीटा का क्या वैल्यू आ गया √3, और √3 कब होता है कॉट थीटा, जब 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर क्या करेंगे, अंडर रूट में तो सिंप्लीफाई कर देंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ। ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा ये डिनोमिनेटर में, और ऊपर में 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल थीटा, ये भी रूट के अंदर। तो रूट स्क्वायर से कैंसिल, इधर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे रह गया 1, माइनस करेंगे तो ये रह गया 4, 4 ये हो गया 3 और 3 में से 3 गया 0, तो ये पूरा एंटायर फिनिश हो गया 3, तो ऑप्शन आंसर रह गया 15.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने बोला है 2 सर्कल हैं C1 एंड C2, 2 सर्कल्स C1 एंड C2 टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियस C1 का रेडियस है 16 एंड C2 का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। जब दोनों सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी टेंजेंट कैसे निकलती है, उनका टेंजेंट का, जस्ट अ सेकेंड, उनका टेंजेंट फाइंड करने का रेशियो होता है 2 अंडर रूट में R इंटू R, सॉरी R1 R2 लिख सकते हैं, मैंने दोनों को कैपिटल में लिख दिया था। तो टेंजेंट 16 इंटू में 8, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रहेगा 16√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का है, इतना कुछ टफ नहीं है। देखो ऊपर वाले में से हम साइन कॉमन निकाल लेते हैं, साइन, और नीचे में से कॉस निकाल लेते हैं, और इनका क्यूब, देखो क्यूब ये गिवन है, मैंने ये क्यूब ही पूरा निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, 1 में tan थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा। देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा, और ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। तो ऊपर नीचे cos 2 थीटा कैंसिल हो गया। ये साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan थीटा, तो tan क्यूब इंटू में 1 में 10 माइनस में sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैंसिल हुआ। यहाँ पे 10 के क्यूब की जगह क्या रह गया, स्क्वायर, तो अब ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1, क्योंकि ठीक है 10 स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना आ गया हमारे पास में 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और जब ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, 10 पहले लिखा है, sec बाद में लिखा है, तो ये 1 किसके अंदर रहेगा, नेगेटिव में, तो ऑप्शन नंबर 2 -1 विल बी द आंसर। ठीक है, सो आज के हमने इस वीडियो के अंदर पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के। होप ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।